Hi everyone, this is the third video in the series on derivatives. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। हमने चार तरह के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे, जिसमें से हमने दो डिस्कस करे, करेंसी फॉरवर्ड एंड कमोडिटी फॉरवर्ड। जो रिमेनिंग टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इक्विटी और इंडेक्स फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So I will write types of forward contracts. These two, which are currency and commodity, they have been already covered in the previous video. So in this one, we will be focusing on equity or index forward and FRAs, which are known as forward rate agreements. So equity slash index फॉरवर्ड को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी फॉरवर्ड क्या होता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं हम. ये अनुराग है. अनुराग के पास रिलायंस के शेयर्स हैं. कितने शेयर्स हैं? 1000 रिलायंस के शेयर्स हैं, जिसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू है $1000 शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस है आज की 2000. दिस इज मार्केट प्राइस. इसका मतलब 20 लाख रुपीस के स्टॉक्स पड़े. एक नई कार का अनाउंसमेंट होता है आज. आफ्टर 6 मंथ्स उसकी बुकिंग स्टार्ट होगी. अब अनुराग जो है, अनुराग को वो कार चाहिए. सो आफ्टर 6 मंथ्स अनुराग wants to buy a car. अब उस कार की वैल्यू भी जो है, जो कार की प्राइस है, कितनी है? 20 लाख है. सो अनुराग बोलते हैं तो परफेक्ट हो गया. मेरे पास रिलायंस के शेयर्स पड़े हुए हैं 20 लाख वर्थ के, और मेरे को जो कार लेनी है वो भी 20 लाख वर्थ की है. तो क्यों ना मैं मेरे शेयर्स को बेच के जो अमाउंट मेरे पास आएगा उससे मैं कार परचेज कर लेता हूँ. आप समझ रहे? 20 लाख की मेरी वैल्यू थी और 20 लाख यहाँ पर है, तो बोला मैं शेयर्स बेच दूंगा, जो पैसा आएगा उससे ले लूँगा. पर बुकिंग स्टार्ट कब होगी? आफ्टर 6 मंथ्स. मतलब जो बुकिंग अमाउंट है या फिर टोटल अमाउंट जो मैं देना पे करना पड़ेगा, वो कब पे करना पड़ेगा? 6 मंथ्स के बाद में. अब फॉर एग्जांपल आज मैं बोलता हूँ जनवरी है, जून में कार परचेज करनी है. अब इस 6 मंथ के पीरियड में मार्केट हो सकता है नीचे चला जाए, मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए. तो एक एडवाइस आती है अनुराग के पास में. क्या आती है देखते हैं हम. एडवाइस नंबर 1. एडवाइस ये आती है कि क्यों ना आज ही जाके मैं बेच दूं. मतलब कि T0 पे अनुराग सेल्स दी रिलायंस शेयर्स. कितने का? 20 लाख पे. और इस अमाउंट को यूज़ कर लूँ आफ्टर 6 मंथ्स. मेरे पास पड़ा रहेगा अकाउंट में 20 लाख. ठीक है, ओके. एडवाइस नंबर 2. अच्छा सॉरी, उससे पहले एक और. अनुराग बोलता है कि रिलायंस जो है ना बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है एवरी ईयर, एंड वो जो डिविडेंड है ना वो समवेयर नियर इस पॉइंट पे आएगा. मतलब जिस समय को कार परचेज करनी है उससे जस्ट पहले आएगा. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा डिविडेंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बट अगर किसी को डिविडेंड नहीं पता है तो डिविडेंड बेसिकली कंपनी अपने प्रॉफिट में से
अपने शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट पे करती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अब डिविडेंड जो है वो अराउंड जून के आसपास कहीं मिलेगा। तो अनुराग बोल रहे हैं कि अगर मैंने आज जाकर स्टॉक बेच दिया तो मैं डिविडेंड रिसीव नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास तो 6 महीने के लिए मनी का कोई यूज़ ही नहीं है। सो मेरे को डिविडेंड चाहिए। तो अनुराग को एडवाइस नंबर 2 मिलती है। अनुराग बोलता है कि एडवाइस नंबर 1 तो मेरे लिए वर्क नहीं करेगी। सो एडवाइस नंबर 2 हम बोलते हैं कि क्यों ना आज की डेट पे अनुराग एक बैंक के पास जाए या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाए और उनके साथ में एक एग्रीमेंट एंटर कर ले। क्या एग्रीमेंट होगा, अब आप सब धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि आफ्टर 6 months आई विल वॉट एंटर इनटू अ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट और अ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक बार वापस देख लें। मेरे को आज मुझे जो है 1000 शेयर्स रिलायंस के सेल करने। मेरे को डर क्या है, प्राइस नीचे चला जाएगा। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आज किसी चीज़ को, आपके पास कोई भी एक कमोडिटी है, आपको आज की डेट में 10 रुपये मिल रहे हैं। 6 महीने बाद आपको डर है कि वो 10 रुपये की जगह 8 रुपये हो सकता है, और ये आपका डर है, ये आपका फियर है। तो आपको क्या एडवाइस मिलेगी? आपको ये एडवाइस मिलेगी, अच्छा ऐसा है तो एक काम करना, आज ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ले कि मैं फ्यूचर में एक सर्टेन प्राइस में बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल 9 रुपये में 10 रुपये फ्यूचर बेचूंगा, ये डिसाइड आज ही कर लो। सो आज हमने एग्रीमेंट एंटर कर लिया टू सेल इन दी फ्यूचर। ठीक है, तो क्या करा, सेल। सो यहाँ पर मेरे को 1000 शेयर्स को सेल करना है और उसकी प्राइस कम ना हो जाए, इसलिए मैं आज ही एंटर कर दूंगा। आफ्टर 6 months आई विल सेल 1000 रिलायंस शेयर्स। For simplicity sake, let's assume at the rate of 2000 पर शेयर। अब इसके चलते हुए क्या हुआ, इसके चलते हुए ये हुआ, अनुराग ने अपनी प्राइस भी फिक्स कर ली। अनुराग को डिविडेंड भी मिल जाएगा। जो इस डेट पे डिविडेंड आ रहा है, अनुराग को वो भी रिसीव हो जाएगा, बिकॉज उस दिन तक तो वो शेयर होल्डर खुद है, उसने सेल नहीं करा शेयर। एंड वो 20 लाख में वो शेयर्स बेच भी देगा, तो उसको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं, सिनेरियो देखते हैं कि ऑन मैच्योरिटी क्या होता है। समझे तो सही कि इस कारण से वो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाया कि नहीं अचीव कर पाया। तो हम यहाँ आते हैं, हम बोलते हैं ऑन मैच्योरिटी रिलायंस की प्राइस 2500 है, 1500 है। दो सिनेरियोज अगेन। वापस जब भी यहाँ पर आओ, बेटिंग याद रखना, डेरिवेटिव को बेटिंग से कंपेयर करो। मैंने क्या बेट करा था, मैं किसी चीज़, मेरे को डर क्या था, प्राइस नीचे चली जाएगी, इसलिए मैं आज शेयर्स बेच देता हूँ। अगर मैं शेयर्स बेचूंगा तो मेरा प्राइस नीचे आने का मेरा एक्सपेक्टेशन था, पर क्या प्राइस नीचे गई ऊपर गई? फर्स्ट सिनेरियो में प्राइस ऊपर चली गई। अब अगर प्राइस ऊपर चली गई तो मतलब मैं बेट हार गया। सो मैंने रिलायंस के जो शेयर्स थे उसको मार्केट में बेचता हूँ मैं 25 लाख में। कैसे कैलकुलेट करा मैंने, 1000 मेरे शेयर्स थे और 2500 से मैंने उसको मल्टीप्लाई करा, बट लेस अमाउंट टू बी पेड टू बैंक। कितना है, 5 लाख। कैसे कैलकुलेट करा मैंने, ये मैंने कैलकुलेट करा, 2500 प्राइस हो गई, 2000 में हमने बेच दिया इंटू 1000। सो अल्टीमेटली कितना पैसा बचा, अनुराग जाके बाय कर ले कार। यहाँ देखते हैं, शेयर्स को जब बेचने गया तो 15 लाख मिले, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। फटाफट मैं आपके लिख देता हूँ। 1000 शेयर्स थे, 1500 प्राइस थी, 500 का डिफरेंशियल है, 2000 में मैं बेच रहा हूँ, मार्केट 1500 का है तो मैं 500 रुपये एडिशनल में बेच रहा हूँ, तो 500 इंटू
1000, सेम लॉजिक जो यहाँ गया। सो क्या दोनों सिनेरियो में 20 लाख बच गए अनुराग के पास में? अनुराग खुश, अनुराग ने कार भी परचेज कर ली और अनुराग ने डिविडेंड भी रिसीव कर लिया। सो इस तरीके से ये सिनेरियो है जहाँ पर इक्विटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को एक इवन रियल लाइफ सिनेरियो में भी यूज़ करा जा सकता है। अब हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो कि है इंडेक्स फॉरवर्ड। इंडेक्स इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या हो जाएगा? सेंसेक्स या फिर निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं टॉप कंपनीज की जो इंडिया में जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट है। इन पूरे बास्केट में हमने इन सारे स्टॉक्स को लिया। अब सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जाता है नीचे जाता है तो हम उसको बोलते हैं वो इट रिप्रेजेंट्स द मार्केट, बिकॉज वो बड़ी कंपनीज का बास्केट है। तो इट रिप्रेजेंट्स कि वेदर द इंडियन मार्केट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। अब एक सिनेरियो लेते हैं हम। ए है, ए ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत काम करा। सो ही हैज़ वर्कड फॉर 30 ईयर्स। इन 30 ईयर्स में उसने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में और बहुत ही डिलीजेंटली उसने अपना कॉर्पस रेडी करा है म्यूचुअल फंड्स का। सो ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। इन 30 ईयर्स में बहुत ही उतार चढ़ाव है, कभी मार्केट ऊपर गया कभी मार्केट नीचे गया, बट ए ने डिसिप्लिन के साथ में पैसा इन्वेस्ट करा और एंड में आके उसके पास वैल्यू जो कॉर्पस की वैल्यू होगी वो होगी 10 करोड़। दिस इज द कॉर्पस। ठीक है। अब ए जो है ही इज अबाउट टू रिटायर नाउ इन 6 months टाइम। अब ए जो है 6 months में रिटायर हो रहा है, मतलब ए के पास अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो गई है। पहले तो जब मार्केट ऊपर नीचे चल रहा था ए को पता था कि ए एम्प्लॉयमेंट में है, ए के पास मनी आएगा, ए इन्वेस्ट करता रहेगा। पर 6 months के बाद ए की सैलरी यानी बंद, तो ए किस पे डिपेंड करेगा? ए डिपेंडेंट हो जाएगा, अपने कॉर्पस पे डिपेंडेंट होगा जो उसने अपने रिटायरमेंट कॉर्पस रेडी करा है। और ए क्या चाहता है? ए का बड़ा सिंपल सा फंडा है। ए बोलता है कि मैं 6 महीने बाद पूरा का पूरा पैसा निकालूंगा और उसको एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करूंगा और वहाँ से जो भी इंटरेस्ट आएगा उससे मैं मेरा पूरा घर खर्चा निकालूंगा, मेरे सारे एक्सपेंसेस निकालूंगा। तो अगर आज की डेट में ए खड़ा हुआ है और ए को लगता है आफ्टर 6 months मार्केट में शायद कुछ करेक्शन हो सकता है, ए की एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट 2-3 साल से मार्केट बहुत बढ़ रहा है, अब जो है एक करेक्शन ड्यू है, और व्हाट इफ वो करेक्शन 6 month के आसपास ही आ गया। एंड मैं बोलता हूँ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन ये है 10% मार्केट करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। मार्केट करेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? मेरी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है, मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ, दैट माई पोर्टफोलियो वैल्यू may go down by 10%। क्वांटम देखें, $10 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 10% नीचे गया, 1 करोड़ का लॉस। ये एक्सपेक्टेशन, अगेन ये क्वांटम भी एक्सपेक्टेशन है। सो ए काफ़ी डरा हुआ है, ए को इस चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस है। सो अब ए क्या कर सकता है? इक्विटी फॉरवर्ड में एक पर्टिकुलर स्टॉक का हमने देखा था, रिलायंस को, बट यहाँ पर एक स्टॉक नहीं है, उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा। म्यूचुअल फंड भी क्या है? म्यूचुअल फंड भी मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और मैं ये बोलता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी सेक, म्यूचुअल फंड ट्रैक करता है द मेजर इंडेक्सेस। मेजर इंडेक्सेस को ट्रैक करने का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से इंडाइसेस वर्क करेगी उसी तरीके से वो अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी, म्यूचुअल फंड भी अपना स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग ही डिसाइड करता है। ठीक है। सो ए क्या करता है? ए जाता है बैंक के पास में अगेन, और ए बोलता है क्या? अभी तक आके आपको बहुत क्विकली पता लग जाना चाहिए हम लॉन्ग करेंगे शॉर्ट करेंगे। ए को डर क्या है कि मेरा जो सेंसेक्स है
वो नीचे चला जाएगा, मेरा जो मार्केट है उसमें करेक्शन हो जाएगा। तो मैं अगर किसी चीज़ की प्राइस फ्यूचर में गिरने वाली है तो मैं आज क्या करूँगा, मैं बोलूँगा आज ही बेच दे, राइट। सो ए आके करता है शॉर्ट इंडेक्स फॉरवर्ड, या फिर मैं बोल सकता हूँ सेंसेक्स फॉरवर्ड। कितने वैल्यू के लिए? 10 करोड़। फ्यूचर क्लासेस में आप देखोगे यहाँ पर हम यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, हम सब कैलकुलेट करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है अभी के लिए, टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड व्हाट पोजीशन विल द इंडिविजुअल टेक टू हेज हिज पोजीशन। हम बस ये चाहते हैं अभी करना। तो उसने क्या करा, शॉर्ट करा इंडेक्स को उस हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आज T0 पे let's assume Sensex is 70,000 points at the rate of, so this 10 crore is the total value, right? 70,000 का मतलब मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड प्राइस है, तो 10 करोड़ इंटू 70,000 मत कर देना, वैसा नहीं होता है, ठीक है। 70,000 अभी मान लो कि कुछ एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। ए को कितने पे सेल करेगा, 70,000 पे सेल करेगा। 10 करोड़ उसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब x इंटू 70,000 इज 10 करोड़, ओके। एक्सपेक्टेशन इज कि दिस 70,000 मे कम डाउन टू 63,000। मैं आगे वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, पर आपको अगर अपने इन पे करनी है, सो आप अगेन क्या करेंगे, ऑन मैच्योरिटी प्राइस 70,000 मान लीजिए, 60,000 मान लीजिए, और कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। बट अगेन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बेटिंग जहाँ पर भी सिनेरियो में आता है मैं जीता या मैं हारा, इंडिविजुअल को पैसा देना पड़ेगा या रिसीव करेगा, ये डिसाइड कैसे होगा, उसकी एक शर्त लगी थी। शर्त क्या थी, 70,000 से 70,000 पे मैं बेचूंगा, मतलब शर्त क्या थी, 70,000 से प्राइस कम रहेगी। फर्स्ट सिनेरियो में ऊपर गई या कम गई या नीचे चली गई, ऊपर चली गई प्राइस। मेरी बेट क्या थी, प्राइस नीचे जाएगी, मतलब मैं शर्त हार गया हूँ, तो यहाँ पर मतलब कि ए को पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। 60,000 के लिए मैं बोलूँगा मैं शर्त जीत गया, 70,000 से नीचे लगी वैल्यू, तो यहाँ पर ए रिसीव करेगा बैंक से पैसा, फाइन। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको एंड में आके अपनी 10 करोड़ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जो फाइनल टॉपिक इस वीडियो का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, which are popularly known as FRAs। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है, यहां पर आप समझें अंडरलाइंग एसेट क्या है। अंडरलाइंग एसेट इज इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट अंडरलाइंग वो चीज़ है। अब फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या होता है वो समझते हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में दो काउंटर पार्टीज होगी, मैं बोलता हूँ ए और अगेन बैंक, सॉरी बैंक लेके आता हूँ। अब आप सोचो बैंक के पास जाके हम क्या करते हैं, या तो हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं या पैसा हम लोन पे ले सकते हैं, राइट। सो ईदर देयर आर टू सिनेरियोस, ईदर आई कैन बोरो फ्रॉम अ बैंक और आई कैन इन्वेस्ट इन अ बैंक। इन्वेस्ट का मतलब डिपॉजिट, अपन इन्वेस्ट बोलो डिपॉजिट बोलो कुछ भी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसके पास एक ऑर्डर आया है टू डिलीवर स्पेयर पार्ट्स ऑफ ए कार, ठीक है।
आफ्टर 6 मंथ्स। सो वापस बोलते हैं, 6 मंथ्स पे मेरे को एक टाइम लाइन बनाते हैं। ज़ीरो और मैं बोलता हूँ 6। यहाँ पर मेरे को एक स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी करनी है, ठीक है। एक बार के लिए मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूँगा, मैं एक दिन में सारे स्पेयर पार्ट बना सकता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल अजम्पशन। जो पेमेंट मैं रिसीव करूँगा ना, वो 9th मंथ पे करूँगा। मतलब कि मैं स्पेयर पार्ट्स डिलीवर कर दूंगा 6th मंथ पे, जो मनी है फ्रॉम दी कस्टमर वो मेरे पास 9th मंथ पे आएगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं ये चाहता हूँ कि 6th जहाँ मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मेरे को यहाँ पर मनी की रिक्वायरमेंट होगी। आई रिक्वायर मनी और फंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज वेयर customer will pay the invoice value। मतलब कि हम थोड़ा सा नंबर्स लेते हैं। यहाँ मेरे को 5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और 10 लाख रुपीज़ जो मेरी इन्वॉइस वैल्यू है, जितने में मैंने उसको बेचा है, वो मेरे पास 9th मंथ पे आएगी। तो आज के दिन का फंड कहाँ से लाऊंगा? तो आज के दिन का फंड लाने के लिए ए जाता है बैंक के पास में और बोलता है कि मेरे को आफ्टर 6 मंथ्स लोन चाहिए। तो बैंक बोलता है 6 महीने बाद ही आ जा। आज क्या डिसाइड करें हम? तो ए बोलता है कि मेरे को ये चीज़ का डर है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऊपर चली जाएगी। आप समझ रहे हैं, आज की डेट में इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल चल रही है 8%। मेरे को ये डर है, व्हाट इफ आफ्टर 6 मंथ्स इंटरेस्ट रेट 8% से बढ़ के 10% हो जाए, तो मैं जब पैसा बोरो करूंगा तो मेरे को हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ए क्या कर सकता है, टू लॉक इन एन इंटरेस्ट रेट इन एडवांस। वापस समझना, ए जो इंटरेस्ट रेट पे करना चाह रहा है उसको आज ही लॉक कर देना चाहता है विद द बैंक, ठीक है। तो वो कैसे करेगा? वो कर सकता है थ्रू एफ आर ए। कौन सा एफ आर ए करेगा? वो करेगा 6x9 एफ आर ए। कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी सिंपल। जो 6 है, दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड एट विच आई वॉन्ट टू टेक द लोन। सो हो गया 6 महीना। इन दोनों का जो डिफरेंशियल है, जो कि 3 मंथ्स है, दैट इज द पीरियड। 3 मंथ्स इज द पीरियड फॉर विच आई वॉन्ट टू टेक द लोन। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? 6 महीने बाद 3 महीने के लिए मेरे को लोन लेना है, ठीक है। 6 महीने बाद 3 महीने के लिए मेरे को लोन लेना, तो मैं इसको 6x9 एफ आर ए बोलता हूँ। एफ आर ए 6x9 एफ आर ए चल रहा है 9% पे। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? 10%। तो मैं आज जाके बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू, अगेन अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। किसी भी चीज़ को आज हम बाय क्यों करते हैं, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों करते हैं फॉरवर्ड्स में? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, तो आज एक कम प्राइस में एंटर कर लो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय दैट थिंग। सिमिलरली, वाई डू वी एंटर इनटू शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट? हमको ये डर है फ्यूचर में जाके किस पर्टिकुलर कमोडिटी की किसी भी चीज़ की प्राइस गिर जाएगी, तो मैं बोलता हूँ आज ही बेच दो। तो यहाँ पर बोरोवर के लिए, जो कि बोरोवर है, उसको पैसा चाहिए, वो इंटरेस्ट रेट पे करेगा। उसको डर क्या है कि इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर बढ़ ना जाए। तो लॉन्ग एफ आर ए का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग एफ आर ए का मतलब हुआ इट इज योर एक्सपेक्टेशन दैट द इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर मे गो अप। सो मैं यहां पर ए क्या करेगा? ए लॉन्ग एफ आर ए में एंटर करेगा एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है।
अगर कुछ भी डाउट है वापस वीडियो बैक में जाओ, धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करो एंड यू विल बी एबल टू कम हियर। नेक्स्ट लेते अगर इन्वेस्ट कर डिपॉजिट करना है, एंटायरली दूसरा तरीका की सिनेरियो हो गया। यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक फर्म है जिसके पास में आफ्टर 4 मंथ्स 8 करोड़ रुपीज आएंगे। तो मैं टाइम लाइन बनाता हूँ 0। यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज का इनफ्लो होगा एंड 12th मंथ पे उसको न्यू ऑर्डर मैन्युफैक्चर करना है। सो 4th मंथ पे मेरे पास अमाउंट आता है, 12 मंथ में वो करता हूँ, तो मेरे पास स्पेसिफिकली फॉर दीज 8 मंथ्स पैसा स्पेयर है। सो इस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरे को क्या डर है, मैं आज बैठूँ, मैं जब भी ज़ीरो बना रहा हूँ ये T0 है, मतलब आज का दिन। 4 महीने बाद अगर मेरी इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में गिर गई तो आज मैं बोलता हूँ today's interest rate is 9% for example. What if 4 महीने बाद ये इंटरेस्ट रेट 9% से कम होके 8% हो जाए तो मैं क्या एंटर करता हूँ, मैं एक बैंक के पास जाके एंटर करता हूँ FRA। अगेन मैंने यहाँ पर क्या करा था, पिछले एग्जाम्पल देखते हैं। 6 महीने बाद 3 महीने के लिए मेरे को लोन लेना था, तो मैंने 6 × 9 FRA बोला। इस एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ 4 महीने बाद 8 महीने के लिए मेरे को इन्वेस्ट करना है पैसा। वापस सुनना, आफ्टर 4 मंथ्स आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट द मनी फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ्स एंड फॉर दैट पीरियड आई वॉन्ट टू लॉक इन माई इंटरेस्ट रेट। तो जब 6 मंथ्स बाद 3 महीने का लोन था तो मैंने उसको 6 × 9 FRA बोला, तो इस वाले FRA को क्या बोलूंगा मैं, 4 × 12। 4 महीने बाद 8 महीने के लिए तो 4 + 8, 4 महीने बाद 8 महीने के लिए तो 4 + 8 12 आ गया, तो 4 × 12 FRA। अगेन मैं पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे को डर क्या है, मेरा डर ये है कि इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर गिर जाएगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू जब गिरती है तो हम उसमें आज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, हम एंटर करते हैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉर द सेम अमाउंट फॉर 10 करोड़ व्हाट विल हैपन, मैं लिखता हूँ इधर, A will enter into a short contract, short FRA, 4/12 FRA for a value of 10 crores at the rate of 9%। मतलब क्या हुआ, FRA मैंने एंटर करा 9% पे, मतलब कि मैं उस अमाउंट को इन्वेस्ट करूंगा, आफ्टर 4 मंथ्स फॉर 8 मंथ्स एट द रेट ऑफ 9%। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, टेक्निकल है, एंड इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे इन दी अपकमिंग सेशंस। बट फॉर नाउ आप अपनी अप्रोच सिर्फ यहाँ तक रखिए कि वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरह की पोजीशन में मेरे को एंटर करना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर डेरिवेटिव। सो इसी के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो मेजर टाइप्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फ्यूचर्स के साथ चालू करेंगे। यू विल सी देर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। So this is what I wanted to discuss with you all in this video. Thank you so much for watching the video. See you in the next one.